तो आज हम एडोटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट 10th को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल एक्चुअली सेल जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल्स और एक सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेल वो होते हैं जिसका रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जिसमें और इसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद वेस्ट हो जाता है। तो वोल्टिक सेल, डेनियल सेल और लेग्रांजे सेल। जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं, जैसे अभी घर में जो इन्वर्टर में यूज होते हैं, उससे क्या होता है बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी सेल होते हैं। उसमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में स्टोर किया जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करके बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस वेव्स को कहते हैं जो कि मीडियम की आवश्यकता उसे नहीं होती है, स्पीड ऑफ लाइट के से चलती है वो लगभग। तो जो GX-UV इंजन है, G फॉर गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, लघु तरंग, दीर्घ तरंग, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है। जबकि जो ध्वनि तरंग है ना, वह यांत्रिक तरंग है, यानी मैकेनिकल वेव है, उसे मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस, गैस या द्रव। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन है इसमें, गामा है और रेडियो तरंग, इसलिए डी आंसर सही है। थर्ड में क्या है कि प्रिज्म के माध्यम से जब व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश का जो बन विक्षेपण होता है, तो बन विक्षेपण क्या होता है, क्योंकि हर एक जो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक जो तरंगदैर्घ्य होता है, वो उसका अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। जैसे लाल रंग कम प्रकीर्णित होती है क्योंकि उसका एंगस्ट्रम ज़्यादा है, ज़्यादा वेवलेंथ है, 7800 एंगस्ट्रम है। जबकि बैगनी 7800 एंगस्ट्रम होने के कारण लाल रंग कम प्रकीर्णित होते हैं, जबकि बैगनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है। तो थर्ड का सी नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं कि जो C/5 = F-32/9 है, उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो 176 फ़ारेनहाइट होगा। कौन से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में देखते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, उसमें अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो वह सघन माध्यम में ही रह करके जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसमें हीरे का चमकना है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है। ठीक है। कोई मान लीजिए कि दरार पड़ गया है, उसका चमकना है, ये सब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जबकि तारे का टिमटिमाना वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने की वजह से, यानी अपवर्तन के कारण होता है। जैसे तारा टिमटिमाना, द्रव में अंशतः क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ना। ठीक है। ये सब क्या है ना, ये अपवर्तन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से धनात्मक और ऋणात्मक कण दोनों परिवर्तित होते हैं। अभी देखिए इसका डिस्कस करते हैं कि पॉजिट्रॉन जो होते हैं ना, वह इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी इसको बोलते हैं, और इसका द्रव्यमान 9.102 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है। जबकि इसका चार्ज जो होता है ना, +1.6 × 10⁻19 होता है। और पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किए। पाई मेसोन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का 274 गुना ज़्यादा भारी होता है। ठीक है। और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रवृत्ति होती है, और पाई मेसोन की खोज युकावा ने किया। ठीक है। जबकि जो फोटोन है, फोटोन में ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही आवेश होता है, और इसका खोज आइंस्टीन ने किए, और यह लाइट ऑफ स्पीड के से चलती है। न्यूट्रिनो को तो पता है, न्यूट्रिनो का पाउली ने खोज किया था, और इसमें भी द्रव्यमान और आवेश नहीं पाए जाते हैं। 7th नंबर में देखते हैं कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उसकी वेग असमान होगी। गलत है, क्योंकि वेग यानी वेलोसिटी सेम होगा। उसकी जो सैटेलाइट्स है, वो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं ना, उसकी ऊंचाई पे निर्भर करती है। तो अगर जो मान लीजिए कि कम ऊंचाई पर है, तो उसकी टाइम पीरियड ज़्यादा, मतलब परिक्रमण काल कम होगी। जो उच्च दूरी पर है, उसकी परिक्रमण काल अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। क्रिकेट की गेंद को स्विंग होना कौन सा प्रमेय पर निर्भर करता है। तो बर्नौलीज प्रमेय है। उसमें बर्नौली प्रमेय ये बोलता है कि दाब कम होने से वेलोसिटी ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा होने से दाब कम, और वेलोसिटी कम होने से दाब ज़्यादा।
तो क्रिकेट का गेंद जो है ना, अगर हाई स्पीड में फेंकते हैं तो एक हिस्सा हाई स्पीड में रहता है तो लो प्रेशर, और दूसरा हिस्सा लो स्पीड में तो हाई प्रेशर। इस डिफरेंस के कारण वो स्विंग हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रोड के रूप में कैडमियम और बोरोन का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो कि जो न्यूट्रॉन जो होते हैं विखंडन प्रक्रिया में उसको अवशोषित करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, जबकि भारी जल और ग्रेफाइट मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर के रूप में। 10th नंबर में देखते हैं कि जो निलंबन होता है ना, सस्पेंशन, इसका 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर इसका साइज होता है। और यह चूंकि साइज बड़ा है तो आंखों से देख सकते हैं और छन्नी से आर पार भी है, नहीं जाएगा। यह क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है, जैसे कि नदी का गंदा पानी हो गया, वायु में धुआं हो गया, तो ये सब सस्पेंशन के उदाहरण है। वहीं दूध, रक्त, स्याही का है कोलाइडल का उदाहरण है, जो कि छन्ने के आर पार जा सकते हैं लेकिन चम्र पत्र से नहीं निकल सकते, और इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही धब्बे मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अभी देखते हैं 12th में पानी में पाए जाने वाले शैवाल की अधिकता को। अभी जैसा कि जानते हैं कि जो टंकी की सफाई होती है, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यह जो है ना एक फंगिसाइड के साथ साथ शैवाल नाशक भी काम करते हैं, अल्गीसाइड भी काम करते हैं, ठीक है। हीरे का जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, इसका कारण यह है कि उसमें जो है ना कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और यह जो कोवलेंट बॉन्ड है यह कार्बन की जो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी रखती है ना, और इस वजह से क्या है कि बहुत ही इसको नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये थ्री डायमेंशनल होते हैं। 14th नंबर में देखते हैं कि किसी न्यूक्लियेट की द्रव्यमान, अब देखिए मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ परमाणु संख्या दे दिया है 92, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो 92 भी प्रोटॉन के बराबर हुआ, तो 235 में 92 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 143। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है यानी पॉलीमर होता है, उसमें से कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है? तो सिस 14 पॉली आइसोप्रीन, जो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग में पोटेंशियल सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन ही बेहतरीन है, क्योंकि लोग देखते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड मार देंगे, जबकि जो हेक्साफ्लोरोएथेन है इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अधिक होती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है कि यह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकता है, जिससे वायुमंडल में लंबे समय तक गर्मी बना के रख सकता है, ठीक है। तो हेक्साफ्लोरोएथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है ना सबसे अधिक होती है। नाइट्रस ऑक्साइड देखिए, जिसको N2O बोलते हैं, ठीक है, यह एक माइल्ड एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी नशीले प्रभाव कर देता है, जिससे जो तंत्रिका तंत्र है ना वह अशांत मतलब शांत हो जाता है और दर्द का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। और इससे हल्का उत्साह या हंसी का भी भाव होता है, इसलिए इसको लफिंग गैस भी कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता, देखिए जो वैलेंसी होता है ना संयोजकता, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह या तो खो सकता है या साझा कर सकता है, जिससे वो ऑक्टेट अपना पूरा कर सके, स्टेबल हो सके। तो मान लीजिए कि कोई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो 2 6 यानी उसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो 2 8 हो जाएगा, यानी नियॉन की जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसका क्या है, संयोजकता है। कार्बन का जैसे देखते हैं तो कार्बन का जो 4 है इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में, तो 4 बॉन्ड बना भी सकता है, तो उसकी संयोजकता 4 हो गई। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक प्रणाली में बीटा बी लिम्फोसाइट्स किस रंग उत्पन्न होते हैं? तो देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स निर्माण स्थान बोन मेरो में होता है, लेकिन यहाँ परिपक्व बोल रहा है, तो परिपक्वता जो है ना बीटा लिम्फोसाइट्स का अस्थिमज्जाम होता है, जबकि जो टी यानी टी मतलब होता है थाइमस, थाइमस लिम्फोसाइट्स का थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रभावित अंग और उससे होने वाले रोग जो हैं तो फेफड़ा से क्या होगा? जो टीबी है, प्लेग है, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। जो टाइफाइड है, हैजा है, कोलरा है, वो सब आंत को प्रभावित करते हैं। और डिप्थीरिया बोलते हैं ना, डीपली सांस लो, तो सांस से डिप्थीरिया से श्वसनली और तंत्रिका तंत्र, टिटनस और कोढ़। इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा।
देखिए थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको गाइटर बोलते हैं, और यह थायराइड ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, कौन सी विटामिन वाटर सोल्यूबल है? तो विटामिन बी और सी जो है ना वाटर सोल्यूबल है, बाकी ए डी ई के फैट सोल्यूबल होते हैं। 23 क्या है कि फॉल्स फ्रूट उस फ्रूट को कहते हैं जिसका जो वर्तिकाग्र यानी ओवड़ी में उसका परिपक्वता ना होकर के फूल या उत्तक अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और फॉल्स फ्रूट क्या है? स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती। ठीक है, जबकि ट्रू फ्रूट्स का जो विकास कहाँ होता है? ओवड़ी में होता है। ठीक है, इसलिए आम, अंगूर सच्चा फल है, बाकी ये जो ऊपर है ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। कौन सा रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? देखिए ब्लड ग्रुप का जो खोज है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने खोज किए हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप का ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, और जो ब्लड जो चार होते हैं ना उसमें क्या है कि ए बी और ओ। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि ए में क्या है? एंटीजन बी होता है, बी में एंटीजन ए होता है, ए बी में एंटीजन होता ही नहीं है। मतलब ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, और ओ में एंटीजन होता ही नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि एंटीजन अनुपस्थित है तो ओ में, और यही एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप की सेग्रीगेशन किया जाता है। 25 में क्या है? इसमें है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रक्रिया में सही है? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? यह एक अवायवीय शोषण होता है, मतलब अवायवीय प्रक्रिया होता है, एनॉर्बिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जाइमेज एक कैटलिस्ट है ना, एंजाइम है, वो जाइमेज वह ग्लूकोज को तोड़ करके एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया जो है औद्योगिक रूप से शराब, ब्रेड, बायोफ्यूल जो निर्माण उसका इस्तेमाल किया जाता है। 26 में देखते हैं कि मांसपेशी में दर्द का उपचार में किसका इस्तेमाल होते हैं? तो इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड क्या है? एक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और यह क्या करते हैं ना, यह जो इंफ्रारेड है यह शरीर के उत्तक में गहराई तक प्रवेश करके उसको गर्मी प्रदान करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन फिर से चलना शुरू होता है और मांसपेशी में तनाव कम होती है। जबकि माइक्रोवेव तो खाना पकाने, संचार प्रौद्योगिकी में यूज होता है। परावैज्ञानिक जैसा कि जानते हैं कि त्वचा रोग, सिरोसिस या विटिलिगो में यूज होते हैं। एक्सरे का इस्तेमाल जो इमेजिंग यानी हड्डी की इमेजिंग दर्द उपचार में होते हैं, हड्डी की इमेजिंग में होते हैं। देखो चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को गया था और 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया 40 दिन के सफर के बाद, और LVM-3M4 से उसको लॉन्च किया गया था। इसलिए 23 अगस्त को जो है ना नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। तो उसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गया था। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, तो विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम नाम रखा गया, और इसको जो है हैदराबाद की जो स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, इसको प्रक्षेपित किया 2022 में। ठीक है, और इसमें इसरो भी कुछ मदद किया था। सरकारी एजेंसी इसरो जो है, इसरो और सरकारी एजेंसी इन स्पेस ने स्काईरूट एरोस्पेस को टेक्नोलॉजी और जो प्राधिकरण सहायता प्रदान किया। हालांकि इसका पूरा जो देखरेख है, संचालन है, वह स्काईरूट के ही थ्रू हुआ था। नेक्स्ट है वन हेल्थ अप्रोच। देखिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि वन हेल्थ अप्रोच मतलब कि मानव है, पशु है और पर्यावरण तीनों को एक साथ मतलब सोचने की बात है अभी के समय में। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे आया जिसमें कि 60% से अधिक जो जेनेटिक डिजीज है, संक्रामक रोग है, जैसे कोविड-19, निफा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये पशु से इंसानों में आते हैं। तो पशु की स्वास्थ्य की देखरेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पशु स्वस्थ रहेंगे तभी मनुष्य स्वस्थ रहेंगे, और अगर ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी पर्यावरण स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट सही है। वन हेल्थ अप्रोच वही शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। ठीक है, 2025 में लाए हैं, और इसके तहत जो है इंडिया ई मिशन के तहत अलकोशा डेटा प्लेटफॉर्म, कंप्यूट पोर्टल, स्टार्टअप एप्लीकेशन, ठीक है, एआई कौशल विकास, ये सब की शुरुआत की गई है। ये 30 अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि ए और बी, ये मैथ है,
तो मैथ का क्वेश्चन तो बना सकते हैं। 31 का 80 है। देखिए 32 का हम थोड़ा हिंट दे देते हैं पैटर्न का, कि इसमें क्या करेंगे कि 2:1 प्लस 4:2 प्लस 3:3 अगर करेंगे ना तो 19 आ जाएगा। 5:1 प्लस 6:2 प्लस 7 इंटू 3 अगर करेंगे तो 38 आएगा। इस तरह से इसका आंसर 66 होगा। 33 मैथ है, इसको भी बना सकते हैं। ये जो एंगल होते हैं थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, 11/2 इंटू मिनट कर दीजिए 25 प्लस 30 इंटू आवर यानी 9, उसको मॉडल से निकाल दीजिए तो 130 डिग्री आ गया। 35 रीजनिंग है, इसको बना सकते हैं, इजी है। उसके बाद देखिए 36 का देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पैटर्न आधारित है कि इसमें क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे ना, और सबको ऐड करेंगे तो 109 आएगा। तो उसी तरह से इसमें 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर 5 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 191 आएगा। 37 में डी नंबर में है, इसका बनाइएगा। अभी देखिए क्या है, इसका 7 के पावर 95 है, तो इसको 7 के पावर 4 इंटू उसको फैक्टराइजेशन करेंगे 23 इंटू 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 करेंगे ना तो 749 गुने 7 होगा, तो लास्ट जो डिजिट होता है वो 3, तो लास्ट का 1 डिजिट 3 हो गया। और इसमें 3 के पावर फैक्टराइजेशन करेंगे 4 इंटू कितना हो जाएगा 16 64 3 52 14 56 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 3 माइनस 9 कितना हो गया -6, और चूंकि 10th स्केल से उधार लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 39 है, मैथ है, इसको बनाइएगा। 39 का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है क्योंकि जय शंकर एक ही जगह पर है। ये भी है 40 नंबर में रीजनिंग। इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाएंगे तो मिडिल पोर्शन पे F आएगा। अभी देखिए 41 में देखते हैं कि 41 एक अच्छा क्वेश्चन है कि जिसमें है कि 33 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें, ओहो ये क्या हो गया, 33 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था तो उसमें गगन नारंग भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया था, ना कि अभिनव बिंद्रा। भारतीय दलों में 117 एथलीट में से भारत ने टोटल 16 खेलों में भाग लिया था, ना कि 17 खेलों में। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ने का, कि जो गगन नारंग है भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया, और भारतीय दल में 117 एथलीटों में, जिसमें कि 70 जो पुरुष थे 47 महिलाएं थी, तो 70 और 47 117 एथलीट हुए। उसमें से भारत ने 16 खेलों में पार्टिसिपेट किए थे। और मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीते थे। एक पदक जो है उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दूसरा वो ऑटोनोमस जीते थे कांस्य पदक। तो उसने 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बन गई। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, 3rd नंबर बस। इसमें है कि 2025 में G7 में कौन से देश हैं, तो अमेरिका के साथ कनाडा है, तो अमेरिका कनाडा। यूरोप में देखते हैं तो जर्मनी फ्रांस इटली और कौन है, जर्मनी फ्रांस इटली और ब्रिटेन है, तो 4 हो गया। और 2 अमेरिकी कंट्री, तो 4 2 6 हो गया, और एक जापान है एशियन कंट्री। तो टोटल जो G7 है उसकी 51वीं बैठक कनाडा में हुई है। अब 52वीं कहाँ होगा, फ्रांस में स्थापित है। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला सबसे नया देश कौन सा है, तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य नया देश हो गया इंडोनेशिया है। अभी देखते हैं कि अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो उपभोक्ता जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसने IIT दिल्ली के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया है, ताकि जो PDS प्रणाली है उसकी आधुनिकीकरण किया जा सके, और नेशनल फूड सेफ्टी जो मिशन है उसकी सब्सिडी दावे की प्रक्रिया को आसान किया जा सके। देखिए ये 45 जो है ना बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, क्योंकि चागोस द्वीप समूह जो है ना यह ब्रिटेन अपने कब्जे में रखा था 1965 तक। जब 1968 में स्वतंत्रता मिली तो चागोस भी जो है ना यूके के नियंत्रण में रह गया। बाकी अभी आया है कि यूके जो है ना चागोस द्वीप समूह को जो है मॉरिशस को सौंप दिया, और शांति स्थापित हुई दोनों के बीच में।
और डिएगो गार्सिया में यूएसए और यूके सैन्य अड्डा स्थापित किया, जिसमें कि जो चागोस वादी थे बहुत ही जबरन विस्थापित हुआ था। भारत भी इसका समर्थन करता है मॉरिशस को कि नहीं, चागोस द्वीप समूह मॉरिशस का ही है। तो 45 का क्या है, सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। देखिए 46 क्या है ना, ये बहुत ही सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश बेल्जियम है। चूँकि महिलाओं का एक तरह से अत्याचार ही कर सकते हैं, बट बेल्जियम 2022 में सेक्स वर्क को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और 2024 में उसके लिए बोला गया कि यह व्यवसाय समान संरक्षण प्रदान करता है और उसका अधिकार है, तो उसको मैटरनिटी लीव मिला जाए, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, एक मातृत्व अवकाश भी ले सके वो। तो बेल्जियम दुनिया का पहला देश है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है ना 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, ना कि 1 फरवरी को, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से जो कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशक को उसमें शामिल किया गया। इसमें लगभग 1.8 करोड़ छात्र संकाय सदस्य, शोधकर्ता, सभी विषय के वैज्ञानिक शीर्ष गुणवत्ता वाले विद्वान की पत्रिकाओं में उपलब्ध ज्ञान को पा सकेंगे और अपना रिसर्च में आगे बढ़ सकेंगे। तो 47 का बी सही है। देखिए भारत में जनरेशन बीटा, तो भारत में जनरेशन बीटा का जो पहला बच्चा है फ्रैंकी, जिसका जन्म मिजोरम में हुआ था, ठीक है। अभी देखिए कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो पटना मेट्रो रेल परियोजना है, वो 13 फरवरी 2019 को मंजूरी मिला था, ठीक है। लेकिन इसका उद्घाटन 15 अगस्त को करने का था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आया था जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या है ना 15 अगस्त को निर्धारित किया गया था। और इसमें जो है ना इस मेट्रो को बनाने में भारत सरकार और बिहार सरकार 20% का इक्विटी के रूप में योगदान करेगी, जबकि 60% जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा रियायती ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ 50% जो कि गलत है, यहाँ 60% होना चाहिए। तो 49 का ए और 1 नंबर और 2 नंबर सही है। देखिए लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये क्या है कि जब मान लीजिए कि नॉर्मल चल रहा हो तो हम लोग RTGS या जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करते हैं, तो ठीक है ना, तो RTGS से पेमेंट होता है या UPI से पेमेंट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा हो जाए, युद्ध हो, भू राजनीतिक संकट हो, तो उस स्थिति में हमारा जो भुगतान की एक वैकल्पिक के रूप में लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाया गया है, जिसको RBI द्वारा ये प्रस्तावित किया गया, जिसमें लेन देन की जो डाउन टाइम है उसको कम किया जा सके आपदा के समय में। भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किसके सहायता से किया जा रहा है? तो ये जो है ना भारत का जो AICTC है, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और NQM मतलब नेशनल क्वांटम मिशन के सहयोग से 2023 में शुरू किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि भारत का जो पाठ्यक्रम करिकुलम डिजाइन करना हो, ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक है। कोर फोकस एरिया हो गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, तो ठीक है। तो जो नेशनल क्वांटम मिशन है ना, ये 2023 में स्वीकृति किया और इसका अवधि 8 वर्ष का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टेन्योर है 8 वर्ष का है, 2023 से 2031 तक, और इसमें बजट 6000 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य है कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम सामग्री में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। अभी देखिए कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसमें 52 में क्या है ना कि अमेरिका का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस सूचकांक को जारी करते हैं। इसमें जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जो भी प्रोडक्ट्स का या जो सर्विस का, उसके 50 जो टोटल संकेतक होते हैं उस पर जो है ना डेटा तैयार करके विश्व अर्थव्यवस्था में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो स्ट्रक्चर है, IP ढांचे का मूल्यांकन करती है। तो जिसमें भारत का स्कोर क्या है ना 42 है 2022 से ही, और इसका स्कोर कितना है 38.64। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। भारत ने अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल आयोजन किया है? तो इसका जो आयोजन अभी तक 3 बार हुआ है, जिसमें कि
पहला आयोजन जब अगर बात करते हैं तो 12-13 जनवरी 2023 को पहले वॉइस ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी हुआ वर्चुअल रूप से। दूसरा 17 नवंबर 2023 को, और तीसरा जो है ना 17 अगस्त 2024 को। तो 3 बार जो है ना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन हुआ है। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा किस श्रेणी में अवार्ड मिला है? तो इसमें देखते हैं कि इसको जो है ना सांस्कृतिक विविधता, पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के रूप में मिला है। ठीक है, यह जिनेवा में आयोजित की गई थी। आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCS तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टील्थ तकनीक। अभी देखिए, अभी सुने होंगे कि जो स्टील्थ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, पनडुब्बी में स्टील्थ पनडुब्बी, इसका मतलब क्या होता है? स्टील्थ का मतलब होता है कि जो रडार से बच करके अपने कार्य को पूरा कर सके, यानी ऐसी सैटेलाइट, ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा युद्धपोत, ऐसा सबमरीन जो कि किसी देश के रडार से, ठीक है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCS तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टील्थ टेक्निक से। ठीक है, और MSCS का मतलब होता है मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी ये तकनीक, जैसा कि बताया, कि जिसमें रडार, इंफ्रारेड, अन्य पहचान विधि के लिए कम दृश्यमान बनाने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग करती है, जिससे दुश्मन को आसानी से हम मार गिरा सकते हैं। अब देखिए, बायोगैस उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक उपग्रह मिशन है? तो यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, और उन्होंने 2025 में P बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार द्वारा वनों की गहन स्कैनिंग कर, ठीक है, पेड़ों की ऊंचाई, उसकी संरचना, उसका घनत्व का सटीक आकलन करने के हेतु बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा। 58 देखिए क्या है कि प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्राकृतिक और जैविक शिखर सम्मेलन, हालांकि जो जैविक खेती की करती है सिक्किम, तो लोग सिक्किम मार सकते हैं गलती से, लेकिन यह फंसाने वाला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और जैविक किसान शिखर सम्मेलन तेलंगाना में आयोजित किया गया था, और इसमें तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और यह जो है तेलंगाना के मेडक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन सा राज्य अपने बजट में भविष्य विभाग? तो इसमें देखिए, भविष्य विभाग कहेगा तो हरियाणा, और लिखित जो बजट पेश किया है तो छत्तीसगढ़। तो अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना हरियाणा ने किया है, और इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के जो आगामी फ्यूचर में आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरण चुनौतियों के लिए तैयार करना। देखिए 60 में क्या है कि कैली फंड। तो कैली फंड किससे संबंधित है? तो कैली फंड जो है ना, वह डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत और समान साझाकरण हेतु वैश्विक एक तंत्र है, एक टोपोलॉजी है। तो कैली फंड का जो एक ऑफिशियल जो नाम क्या है, बहुत बड़ा है, कैली फंड फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन द जेनेटिक रिसोर्सेस। तो 60 का क्या होगा? बी नंबर। सौर्य वेदनम उत्सव, ठीक है, सौर्य वेदनम उत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को ये पूर्वी चंपारण बिहार में आयोजित किया गया, और इसका आयोजनकर्ता रक्षा मंत्रालय थे, और इसमें सशस्त्र बलों की सौर्य शक्ति, आधुनिक रक्षा क्षमताओं के जनता के सामने प्रदर्शित करना, जिसमें स्थानीय युवाओं में देशभक्ति और सैन्य करियर को लेकर के प्रेरणा जगे। उसमें T-20 जो T-90 भीष्म टैंक है, K9 ब्रज आर्टिलरी गन है, बॉलर मशीन पिस्टल, ये सबको क्या है ना प्रदर्शित किया गया था। तो सौर्य वेदनम उत्सव कहाँ किया गया? तो पूर्वी चंपारण बिहार में। देखिए 62 में क्या है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो है रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। 2026 को UN ने क्या घोषित किया है कि महिलाओं का किसान वर्ष। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, इसरो, और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में नया युग और पुनर्जागरण को दर्शाता है। अभी देखिए 64 में क्या है, इसमें देखते हैं कि
बिहार सरकार ने हाल में ही जो प्रवासी श्रमिक के लिए प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। जो प्रवासी लोग हैं ना, उस ऐप के माध्यम से 20 लाख श्रमिकों के पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ 10 लाख गलत है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी को बिहार की प्रत्येक पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिक को पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो एक और थर्ड सही है, और यहाँ 20 लाख के कारण ये गलत हो गया। हाल में ही बिहार के नगर विकास और आवास विकास मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जीवेश कुमार को नियुक्त किया गया, जबकि विजय कुमार मंडल जो हैं वह आपदा प्रबंधन के विभाग के मिनिस्टर हैं। मोतीलाल प्रसाद क्या है? कला संस्कृति युवा विभाग के प्रधान हैं, मतलब लीडर हैं, वो मंत्री हैं। जीवेश कुमार तो बता दिए कि शहरी विकास और आवास विभाग का है, और संतोष सिंह संतोष से श्रम संसाधन विभाग का मंत्री है वो। हाल में ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे चुना गया है आनंद यालगिबी को, ठीक है। जबकि अगर देखते हैं कि जो रंजन कुमार है ना, शिक्षा गृह पुरस्कार विजेता रंजन कुमार को दिया गया, जो कि बेगूसराय के हैं। और जो बिलोचन गिरी है ना, उसको राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल बिलोचन गिरी को मिला है। और नवीन गुप्ता क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन आईटी एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फेडरेशन है ना, उसके अध्यक्ष है नवीन गुप्ता। पटना मेट्रो का पहला चरण कब हुआ था? देखिए, डेट वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़ने का कि पटना मेट्रो का पहला चरण 23 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था, ठीक है। बिहार में किस स्थान पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा? तो बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग को। अब देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि इसमें कुछ रियायत दी जाती है, इन्वेस्टर को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, कुछ शुल्क छूट मिलती है, जिस वजह से उसमें जो व्यापार का होता है ना, मार्ग सुगम बन जाता है। इसलिए बिहार ने अपना इन्वेस्टर्स को अप्रोच को बढ़ाने के लिए बक्सर और पश्चिम चंपारण में SEZ बनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास किया जा रहा है पटना में, ठीक है। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम जो है ना, राजेंद्र नगर के पास, उसमें साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और यह जो है, इसमें वैज्ञानिक गैलरी, बेसिक साइंस गैलरी, सस्टेनेबल प्लानिट गैलरी, ठीक है, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान गैलरी ए से लेस रहेंगे। और इसमें मतलब इसके जो ग्राउंड लेवल है उसमें एट्रियम, 4D थिएटर, बहुउद्देशीय हॉल, कैफेटेरिया। तो इससे क्या होगा ना कि एक रोजगार सृजन का भी मार्ग बनेगा, और जो साइंस के सेक्टर्स में युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। 70 में क्या है कि 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर को, क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। तो 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजगीर में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। राजगीर जो है ना, दूसरी बार किसी प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है 71 में देखते हैं कि सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो द्वितीय बृहद शिलालेख में। तो उसमें क्या है कि चोल, पांड, केरलपुत्र और सतीपायपुत्र आदि दक्षिणी राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। और पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, और दूसरा शिलालेख में मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा की बात की गई है। तीसरा में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। पांचवा में है जो प्रत्येक 5 साल में जाएं और जनता के बीच में धार्मिक उपदेश दें। पांचवा में है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं 72 में सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब किसने लिखा है? अश्वघोष ने। अश्वघोष महान कुशल शासक जो कनिष्क के राजगवी भी रहे थे, और इन्हीं के कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई कश्मीर में, अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे। देखिए, गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला का एक सम्मिश्रण है। यहाँ फारसी लिखा है गलती से, भारतीय और यूनानी का एक संश्लेषण है। गांधार कला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्ति को बनाने के लिए किया जाता था।
गंधार शैली का विकास हालांकि उत्तरी पश्चिमी भारत में हुआ है। ठीक है। 74 में देखते हैं कि सम्राट है और उसकी उपाधि, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं। अशोक को जैसा कि प्रियदर्शी बोलते हैं। समुद्रगुप्त को परम क्रमांक या उत्तर पथ का स्वामी भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से साम्राज्य को जीते थे। तो समुद्रगुप्त को परम क्रमांक, और स्कंदगुप्त जिसने हुनों पे अटैक करके हुनों को खत्म किए थे, उसको क्रमादित्य की उपाधि दिया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? षड दर्शन मतलब छठे भाग, 6 है टोटल कॉम्बिनेशन उसमें, जिसमें मीमांसा है, वेदांत है, सांख्य है, योग, न्याय, वैशेषिक। जिसमें मीमांसा को जो प्रणेता है उसका जैमिनी है, वेदांत का बदनारायण है, सांख्य का कपिल है, ठीक है, योग का पतंजलि है, न्याय का क्या है? गौतम है, महर्षि गौतम, और वैशेषिक का कनाद है जो परमाणु से संबंधित है, परमाणु विज्ञान से। लोकायत और कापलिक उससे संबंधित नहीं है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख डैश नाम से करते हैं, तो देखिए चीनी लेखक भारत का उल्लेख यंतु के नाम से करते हैं। ठीक है। हालांकि भारत जो है फाहियान, वैनसांग, यूसुंगयुंग भी आए थे। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, वैनसांग हर्षवर्धन के समय में। 77 देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और खिलजी वंश के शासन की स्थापना से तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उस समय तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार था और तुर्की लोग जाति तानाशाही करते थे, इसलिए खिलजी ने उसको खत्म कर दिए थे। 78 क्या है? 1802। तो 1802 के समय में कौन थे? 1802 के समय में वेलेस्ली थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बाजरा द्वितीय के साथ बसिन की संधि किया, और उसके पश्चात वेलेस्ली की जो सहायक संधि था बाजरा द्वितीय ने स्वीकार किया, और मराठा पेशवा अंग्रेजों के प्रभाव में अधीन हो गए या उसके अंतर्गत आ गए। देखिए 79 देखते हैं कि मुगल सम्राट के अकबर के द्वारा, जो मुगल सम्राट अकबर है उसका 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है। और अब देखते हैं तीर्थकर की समाप्ति। तो तीर्थकर में क्या है? 3 है ना, तो 63 हो जाएगा इसका शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है। तो तीर्थकर से 63 हो गया, 1563। इबादत खाना 1575। दास प्रथा का जो समाप्ति हुआ था वह 1562, और जजिया कर कब हुआ था? 64 में। ठीक है। जजिया कर एक मतलब कि धार्मिक टैक्स है जो गैर मुसलमान से वसूले जाते थे, जबकि जकात मुस्लिम से वसूला जाने वाला धार्मिक टैक्स है जो उनके इनकम का 1/40 यानी 1/40वां भाग। तो तीर्थ कर की समाप्ति 1563, इबादत खाना 1575, दास प्रथा 1562, जजिया कर 1564। इस प्रकार से 79 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास जो थे वह बहुत ही मतलब अकबर के समकालीन रहे थे, और उन्होंने 12 ग्रंथ की रचना किए थे, जिसमें 5 बड़े और छोटे ग्रंथ थे, 7 छोटे ग्रंथ थे। तो जो 5 बड़े ग्रंथ थे उसमें दोहावली, गीतावली, कवितावली। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखेंगे? दोहा भी है, पढ़ा जाता है, गीता भी और कविता। तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये सब उनकी 5 बड़े ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है। जबकि साहित्य रत्न उनके द्वारा लिखित नहीं था। 81 में देखते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। बिल्कुल सही है। तो चूंकि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, तो बिना भारतीय के परमिशन से ही क्या किया कि ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल कर दिया भारत को। उसके विरोध में विभिन्न प्रांत में जो गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल थे उन्होंने 28 महीने शासन करने के बाद 22 दिसंबर 1939 को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने मुक्ति दिवस मनाए थे मुस्लिम लीग ने। तो 81 का ए हो जाएगा।
देखिए 82 क्या है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में झोल है, क्वेश्चन को फंसाने वाला है कि इसको ध्यान से पढ़ने का, कि इंग्लैंड का अगर शासनाध्यक्ष कहेंगे, शासनाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तब तो उस समय होता क्लेमेंट एटली, लेकिन यहाँ इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष बोलता है तो राष्ट्राध्यक्ष राजा होते हैं, तो उस समय के जो राजा थे वह जॉर्ज षष्ठ थे। ठीक है, तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज षष्ठ, अगर यहाँ इंग्लैंड का शासनाध्यक्ष बोलता यानी प्रधानमंत्री तो क्लेमेंट एटली होता। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह स्टेटमेंट किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी देखिए इसमें संस्था है और उसकी कब स्थापित वर्ष है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से एलिमिनेशन मेथड से बनाइए कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती की द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किसने किया? SN बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी 1883 में, तो सी का 2 हो जाएगा। अब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, इसकी स्थापना तो फिरोज शाह मेहता KT तिलंग ने किए। और अलीगढ़ मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना 1875 में हुआ था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो गया, 1 1 2 3। ठीक है, 1, बी का भी 1, सी का 2 और डी का 3 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में के जो तामलुक क्षेत्र है उसमें जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। और इसकी जो नेतृत्व किया था सतीश चंद्र सामंत ने। तो जातीय सरकार की स्थापना तामलुक में जो सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में हुआ, जबकि समानांतर सरकार की स्थापना कहे तो सतारा में हुआ था, महाराष्ट्र में। अभी देखिए 86 में क्या है ना, ईयर वाइज है, तो देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। क्लेमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा तो 15 मार्च 1946 को। माउंट बेटन तो 1947 में है, जून के महीना यानी 3 जून 1947 को। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। वाइसराय लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल कब है? 1944 से 47 तक। तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में ही शिमला में बुलाया गया था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 25 जून 1945 को। उसमें सर्वदलीय बैठक आयोजन किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता या प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। 88 देखते हैं कि इसमें है, कन्नेगंती हनुमंथु के नेतृत्व में किया गया पलनाडु वन सत्याग्रह। ठीक है, यह सत्याग्रह जो था ना, क्या था? 1921-22 के आसपास में असहयोग आंदोलन के दौरान का भाग था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने मवेशी के चराने, जंगल की लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए किसान पर जो टैक्स वसूला जा रहा था, उसके क्रम में ये कन्नेगंती हनुमंथु के नेतृत्व में पलनाडु में ये आयोजन हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। जबकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और इसमें 379 व्यक्ति की मौत हुई थी, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। जबकि जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो रिपोर्ट बनाया उसमें हजारों व्यक्ति को मारा गया था। 89 देखते हैं कि 1776 में मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद किया, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, अभी देखते हैं कि महलबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसको बोलते हैं? तो महलबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें जो भू राजस्व, जो किसानों जो है ना गांव के माध्यम से अपना राजस्व जमा करते थे, तो 1822 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और संपूर्ण पंजाब क्षेत्र में महलबाड़ी 30% भूभाग पे लागू था। और इसका मार्टिन बर्ड, ठीक है, और जॉन्स थॉमसन ने आगे जाकर 1833 में इसका सुधार किए। हालांकि महलबाड़ी 1822 में लागू हुए थे। महल का मतलब ही होता है गांव। अभी देखिए 91 में देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकाल था, तो उसमें देखते हैं कि जो कैनिंग 1861 के आसपास जो पोर्टफोलियो सिस्टम लाए थे, उसके बाद कैनिंग के बाद जो है ना लॉर्ड एल्गिन आए थे।
1862-63 में, ठीक है। उसके बाद लॉरेंस आए थे 64 से 69 तक। तो एल्गिन क्या हो गया, एल्गिन का हो जाएगा 1862-63, और एल्गिन के बाद लॉरेंस आए थे 1864 से 69। फिर मेयो का कार्यकाल 1869 से 72, और नॉर्थबुक 72 से 76 हो गया। तो इस प्रकार से 91 का क्या हो गया, डी नंबर। देखिए, वारन हस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने राज्य के जो कोषागार थे उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गए थे, ना कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद। ये गलत स्टेटमेंट है। भोजस की जारीदारी प्रथा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये गलत है, क्योंकि जो जारीदारी व्यवस्था था उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं, वारन हस्टिंग्स ने लाए थे, ठीक है। तो जारीदारी व्यवस्था के जो जनक हैं वारन हस्टिंग्स, जबकि अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के जो जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लाए थे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियायत हैदराबाद, सही है। पंजाब के शासक रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 में जो संधि हुई थी वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ था, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच में था। और 1809 में जॉर्ज बार्लो नहीं, लॉर्ड मिंटो प्रथम रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किए थे। तो इसमें कौन सा सही है, सिर्फ 3 नंबर। अभी देखिए, फराइजी आंदोलन के नेता कौन है, तो फारजी आंदोलन के नेता जो है ना 93 का क्या है, हाजी शरीयतुल्लाह है, ठीक है। और आगे चलकर टूटू मियाँ भी इसमें शामिल हुए थे, आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो फर्जी आंदोलन का कौन है, हाजी शरीयतुल्लाह है। 1857 की क्रांति में अजीमुल्लाह कहाँ से थे, तो फतेहपुर से थे, ठीक है। अजीमुल्लाह कहाँ से थे, फतेहपुर से। फतेहपुर कहाँ है, तो यूपी में। नेक्स्ट है, जबकि बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। इसमें बंगाल के नवाब का क्रम सजाना है। तो इसमें देखते हैं कि जो बंगाल जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में जब शासन मुगलों की कमजोर होने लगी, तो बहुत सारे जो राज्य थे, प्रांत थे, अपने आप को स्वतंत्र होने लगे। उसमें मुर्शिद कुली खां जो थे वो 1713 से 1727 में बंगाल का नवाब हुआ करते थे। फिर सुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज 1739 से 40, और अलवर्दी खां जो थे ना, ठीक है, 1740 से 1756। तो पहले क्या हो गया, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जो कि 1727 से 39 तक रहे थे, और सरफराज 39 से 40 और 40 से 56 अलवर्दी खां। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। 96 में क्या है कि किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला व्यापारिक दुर्ग स्थापित किया गया था, तो कोच्चिन में। कोच्चिन में सबसे पहला स्थापित किसने किया, तो पुर्तगाली ने 1508 में, ठीक है। अंग्रेज और सिखों के बीच में चिलियां वाला जो 1849 में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था। देखिए, भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, और यह पूरे भूभाग का 51% पे लागू था। तो इसके अंतर्गत जो है ना किसानों द्वारा सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही। लगान निर्धारित करने के लिए पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये भी सही स्टेटमेंट। सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा दिया जाता था, ये भी सही है। और यह कर्नल रीड और मुनरो द्वारा स्थापित किया गया था, कब, 1820 में मद्रास व्यवस्था में। आगे जाकर के 1825 में मुंबई में यह लागू हुआ। तो 98 का क्या होगा, 1, 2, 3। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इसको अरविंदो घोष ने लिखे थे 1893-94 के आसपास में। और भारतीय परिस्थिति के कारण और साम्राज्यवादी शक्ति के समक्ष जो ढुलमुल रवैया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आलोचना भी करते थे, क्योंकि उस समय उदारवादी का शासन था। और उदारवादी क्या है कि अपना बात को मनवाने के लिए वो याचना करते थे, इसलिए वो गुस्सा रहते थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जबकि अगर कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट 1917 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। सॉरी, कानपुर नहीं, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और ये आयरिश मूल की थी। तो पूरे जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्षता किए थे। पहला एनी बेसेंट,
दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा कादम्बनी। तीसरा जो था ना तीसरा का क्या तो नाम था, याद नहीं आ रहा है अभी। 101 में क्या है कि नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। और नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी है, जबकि पीली क्रांति का सैम पित्रोदा है। ठीक है, तो नीली क्रांति का अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी सही है, 101 का सी नंबर। 102 में क्या है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान का राज्य पूंजीवाद का गीता माना जाता है? तो जो 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के समय में जो ये है भिलाई स्टील प्लांट है, दुर्गापुर है, राउरकेला स्टील प्लांट है, यानी उद्योगों में बहुत बल दिया गया। देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्राथमिकता दी गई। ठीक है, उसी के समय में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ की गई। ठीक है, देश के विकास में फॉरेन कैपिटल के महत्व को मान्यता दी गई, निजी क्षेत्र और औद्योगिक जो ज्ञप्ति नीति भी लाई गई थी। इसलिए 1956 को राज्य पूंजीवाद का गीता कहा जाता है। इसकी मॉडल पीसी महालनोबिस ने बनाए थे। 103 का क्या है कि इसमें देखिए क्या है ना कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस एक्स माइनस वाई, यानी विदेशों से शुद्ध कारक आय जो है माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यहाँ होना चाहिए था। यहाँ माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होने से यह स्टेटमेंट सही होता है। इसलिए इसका 1, 2, 3 सही है, केवल 3 टोटल स्टेटमेंट सही है, बाकी चौथा गलत है। गिनी कोफिशिएंट क्या है कि गिनी कोफिशिएंट जो है ना आय में असमानता को निर्धारित करने के लिए एक कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको लॉरेंस कर्व से भी समझ सकते हैं। तो जिसमें 0 to 1 होता है, यानी 0 मतलब कोई भी असमानता नहीं है, यानी पूर्णतः समानता है। और 1 का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही व्यक्ति के पास पूरे साम्राज्य की सारी संपत्ति होती है, तो जो कि अनलॉजिकल है। तो 0 to 1 होता है गिनी कोफिशिएंट, वह आय में असमानता को बताती है। देखिए, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई और जो 1969 था उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 14th, जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 106 में देखते हैं कि भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो देखिए, आयत प्रतिस्थापन नीति, रुपए का जो अवमूल्यन जो पहली बार 1949 में हुआ था, इसमें निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है और आयात पर अधिक कर लगाना। निर्यात पे अगर टैक्स लगा देंगे तो हतोत्साहित हो जाएगी। निर्यात पे टैक्स को कम करना होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो और कम आयात हो, जिससे भुगतान संतुलन अच्छी स्थिति में रहे। 107 में देखते हैं कि इसमें क्या है कि पूंजीगत लाभ के बारे में पूछ रहा है। तो पूंजीगत लाभ किसको बोलते हैं? कैपिटल जो प्रॉफिट है, जब किसी पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे कि संपत्ति, स्टॉक, पेंटिंग्स के मूल्य में वृद्धि होती है ना, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ। तो जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, ये गलत है। जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, बिल्कुल सही। और अगर कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो क्या होगा? आपको पूंजीगत लाभ हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है। भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए जो गैर जरूरी आयात है उसको नियंत्रित करें, ताकि आपकी विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए के मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी किया जाए, बिल्कुल सही है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना और एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक तरह से मुद्रा का वो जो फ्लो है मार्केट में ज़्यादा होगा, ब्याज दरें कम होगी, मार्केट में फ्लो ज़्यादा होगा मनी का। इससे मुद्रा का वैल्यू घटेगा और महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। इससे विदेशी मुद्रा डॉलर का जो बहिर्वाह है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो 108 का डी नंबर गलत स्टेटमेंट है। योजना विकास, तो योजना विकास जो है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1939 तक जो 3 वर्ष जो गुजरे थे, उसमें भारतीय योजना के इतिहास में योजना विकास कहा जाता है। ठीक है। 110 में क्या है? तो 110 का देखिए ईयर वाइज पूछ रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1951 को
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को। उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का जो डिवेल्यूशन हुआ था, अवमूल्यन हुआ था, वह 1949 में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में जो हुई थी, उसका संस्थापक सदस्य भारत दिसंबर 1945 से है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 110 का बी नंबर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने, जबकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने किए थे। किस प्राग हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, उसमें से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा है। चचनामा, अब देखिए चचनामा क्या है? तो चचनामा मूल रूप से अरबी में लिखा गया है और यह सिंध पर अरब विजय की ऐतिहासिक स्रोत है। इसका जो अनुवाद किया है चचनामा का फारसी में, वह मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी, ठीक है, अरबी से फारसी इसने ट्रांसलेट किए थे ताकि जन जन तक जो है उसका विवरण है मिल सके। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो जो कनिष्क थे ना, यानी कुषाण, कनिष्क वंश के शासक जो कुषाण थे, उनके रोमन के साम्राज्य के साथ साथ मध्य एशिया और चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि उनके समय में रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट था और उत्तरी पश्चिमी भारत में जो रोमन सोने चांदी सिक्के का भी प्रचुर मात्रा में खनन के पश्चात मिलता है। 115 में देखते हैं कि चंपारण आंदोलन के क्रम में जो 3 कट्ठिया पद्धति था ना, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की नील की खेती अनिवार्य था उपजाना, जिससे किसान हतोत्साहित हो रहे थे, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में जब राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षण किए चंपारण सत्याग्रह की तरफ, तो जाकर के जब आंदोलन हुई और उसमें जब महात्मा गांधी ने राय रखी अपना, तो उसमें 1918 में चंपारण एग्रीगेशन कमेटी की स्थापना हुई और 3 कट्ठिया पद्धति को मतलब खत्म कर दिया गया। अभी देखिए 116 में क्या है? तो उसमें देखते हैं कि जो बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु पटना से आयोजित किए थे, ठीक है। इसकी संपादन गोविंद लाल करते थे, जबकि जो बिहार का जो सर्वहितैषी है वह भी हिंदी ही समाचार पत्र था, लेकिन समाज सुधारवादी अखबार था, ठीक है। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर, और उसका जो संपादन है मोहम्मद हासिम आरा से करते थे। ये पटना से गलत है, यहाँ आरा से मोहम्मद हासिम 1876 में करते थे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर केवल एक होगा, कौन सा? 1 नंबर सिर्फ। देखिए गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिला में भयंकर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे कब हुए थे? तो वर्ष 1917 में। चूंकि हिंदू का गौ क्या है? एक माता मानते हैं, जबकि मुस्लिम जो हैं बकरीद के दौरान गोहत्या और आर्य समाज की गतिविधि में वो शामिल होते हैं, ठीक है। बकरीद के समय गोहत्या की जाती है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए, तब जाकर के इसको दबाया गया था 1917 में, ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ हसन इमाम किए थे, और इसका लक्ष्य था कि बिहार में प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधि को संगठित किया जाए, सबको राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित किया जाए। और यही जो हसन इमाम है वर्ष 1918 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही जो विद्रोह हुआ था यह बिहार के सारण जिला, जो भी गोपालगंज जिसे बोलते हैं, इसमें हथवा राज के राजा फतेह शाही के नेतृत्व में एक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था। उसमें क्या हुआ था कि ये जो राजा थे फतेह शाही ने अत्यधिक राजस्व देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, ठीक है। इसलिए स्थानीय किसान, छोटे जमींदार का समर्थन हुआ। तो फतेह शाही विद्रोह सारण यानी गोपालगंज में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1810 से 1820 के आसपास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात, जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है और सबसे कम मुंगेर में है, ठीक है। और मुंगेर में 876 है लिंग अनुपात, भागलपुर में 879 है और खगड़िया में 883 है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर सबसे कम मुंगेर में, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी के ऑक्सबो लेक्स है वह कांवर झील है, और कांवर झील को वर्ष 2020 में रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। 2020 में झारखंड के साथ जो सीमा साझा करती है, तो देखिए कैमूर जो है ना, कैमूर झारखंड के साथ नहीं करके कैमूर के नीचे से ना छोटा सा एक रोहतास उसको टच कर देता है झारखंड को, इसलिए कैमूर झारखंड को टच करने से बच जाता है। तो रोहतास, गया और कटिहार है, जबकि कैमूर गलत है। और एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं इसे। देखिए बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा थे, जो 5 मार्च 1967 को पदभार ग्रहण किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बजट से है कि बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है। तो बिहार का जो 2025-26 का राजस्व अधिशेष है वह 8831 करोड़, जो कि पूरे जीएसडीपी का 0.8% है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो सुशील कुमार मोदी ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वर्ष 2006-07 में शुरू किए थे, और 2006-07 में जोड़ेंगे तो 1925 यानी 19वां संस्करण है इस बार का। ठीक है, और इसको 19वां जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किए। भारत में गुलाबी क्रांति, तो प्याज और झींगा उत्पादन से है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदान और पूर्वी राजस्थान की उत्तर मध्य की जलवायु है तो CWG है। ठीक है, और जबकि दक्षिण बिहार की जलवायु अगर कहेंगे तो वो क्या है, AW, जिसको उष्णकटिबंधीय सवाना भी बोलते हैं। ठीक है, तो AW को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना, जो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। BS, ये क्या है, BSHW, तो ये उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में है, जबकि BWHW जो होते हैं ना, सुदूर पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। और AM क्या है, तो AM तो उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, 128 में देखते हैं कि एस्किमो जनजाति, तो एस्किमो जनजाति कहाँ है, एस्किमो को इन्यूट जनजाति भी कहते हैं। यह ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, साइबेरिया, आर्कटिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अभी देखिए कलाहारी कहाँ है, तो कलाहारी बोत्सवाना, नामीबिया, ये बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आगे बताता हूँ कि पिग्मी कांगो बेसिन में, माओरी न्यूजीलैंड में, ओरंग असली मलेशिया में पाए जाते हैं, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, एटा कहाँ पाए जाते हैं, तो फिलीपींस में। भारत में भूआकृतिक निर्माण के संबंध में पूछ रहा है, तो मेघालय का पठार दक्कन का पठार है, सही है। सिंक्लियोडियम संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही। गंगा के मैदान का निर्माण पूर्वी गहराई में हुआ, ये भी सही स्टेटमेंट है। देखिए हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण हुआ, जो बलित पर्वत है, वह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के बीच में हुआ था। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव के बीच में। तो 4th नंबर गलत है, 1 2 3 सही है। तो इसमें पूछ रहा है कितने कथन गलत है, तो इसमें क्या है, केवल एक कथन गलत है। कौन सा, 4 नंबर। मेनार और खीजन हाल ही में राजस्थान का 2 वेटलैंड सिटी में नाम नॉमिनेट हुआ है। तो मेनार जो है ना उदयपुर में, और खीचन भी है राजस्थान में ही। तो मेनार और खीचन को राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखें कि एक उधवा झील है जो झारखंड में, खेचुरपल्ली वेटलैंड्स सिक्किम में, थिरंगल पक्षी अभ्यारण्य या सकरकोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह तमिलनाडु में। देखिए किन्नरी चतुर्थ दर्शक क्षेत्र गतिविधि संबंधित है किससे, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर्स किसमें संबंधित है, तो प्राइमरी सेक्टर होते हैं कृषि और वानिकी खनन से संबंधित। द्वितीय है विनिर्माण, बिजली निर्माण, पानी की आपूर्ति से। और तीसरा है सर्विस सेक्टर से। और चौथा क्या है, जो कौशल विकास से संबंधित है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनुसंधान। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 132 में देखते हैं कि मुंबई पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के केंद्र है, तो बिल्कुल सही है। और पेट्रोकेमिकल उद्योग को 4 उपसमूह में डिवाइड किया गया है, जिसमें पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, एलोस्टर्समर्स और सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट। तो मुंबई पेट्रोकेमिकल उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है।
ठीक है। दूसरा है सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योगों को वर्गीकृत करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी सही है। अब भारत में टोटल 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें मुंबई, पूना, बेंगलोर, तमिलनाडु, कलकत्ता, अमृतसर, ठीक है। तो 132 का तीनों सही स्टेटमेंट है। अभी देखिए क्या है कि भारत में अगर 200 सेंटीमीटर से जहां वर्षा होती है, जैसे कि अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाटी में, पश्चिम घाट श्रेणी में, तो वहां सदाबहारपन पाए जाते हैं। जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो तो उसको आर्द्रपर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। और उस आर्द्रपर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और कुछ उड़ीसा के पूर्वोत्तर राज्य में। तो उसमें जो पेड़ या वन पाए जाते हैं उसमें शीशम, साल, जो सागौन, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सब क्या है, ये सब आर्द्रपर्णपाती वन है। निम्नलिखित में से उच्च ऊंचाई वाले बादल कौन से हैं, तो उच्च ऊंचाई वाले बादल सीरस हैं, जो कि लगभग 8000 से 12000 मीटर पर बनते हैं, और यह पतले अलग अलग बादल होते हैं जिसका आकार पंख जैसा होता है। जबकि जो स्टेटस है, स्टेटस मतलब परत बाय परत, यानी परतदार बादल होते हैं, ठीक है। अधिकांश भाग को यही ढक के रखता है। निम्बस में क्या है, ये काले रंग के होते हैं, ठीक है। और सूरज की किरणें में देखते हुए ना भूरे काले रहते हैं ना, उसको निम्बस काले भूरे रहते हैं और सूरज की किरणों को दबा देते हैं, यानी अपारदर्शी होते हैं। जबकि क्यूलमस में क्या है कि रुई की तरह होते हैं, ठीक है। 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो सीरस सबसे अधिक ऊंचाई के बादल हैं। 135 में देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन ने, देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का वेगनर दिए थे वैज्ञानिक ने। और एक्चुअली क्या हुआ था कि जो पहले अफ्रीका भूखंड में ही सब कंटिनेंट जमा थे, बट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार सब क्या हुए, अलग अलग हुए। बट जो उस समय के प्राचीन जो मान्यता था कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, उसमें क्या हुआ कि जब विस्थापित हुआ ना, तो आवास में जब विस्थापन हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उसमें जीन प्रवाह में अवरोध जो उत्पन्न करके जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे डिफरेंट टाइप की प्रजाति का उद्भव और जीवन रूपों में विविधीकरण मिला था। तो ए और आर दोनों सही है। देखिए बेरिंग स्टेट कहाँ है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ना, बेरिंग स्टेट रूस और अमेरिका के बीच में बेरिंग स्टेट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्नीनो जो गर्म जलधारा है, लानिना ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी नंबर में है। देखिए 138 में क्या है कि कौन सा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास नहीं है, जबकि मंगल, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण के पास होती है। और शुक्र और अरुण उल्टा दिशा में घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम, बाकी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। देखिए 139 में देखते हैं, तो 139 में क्या है कि जो थेम्स नदी है, टेम्स नदी क्या है, उत्तरी सागर में गिरती है, ठीक है। यहाँ आयरिश सागर गलत है। बोलते हैं ना कस के, लोग बोलते हैं ना ताकि आवाज सुनाई पड़े, तब बोलना कस के है, यानी बोल्गा कैस्पियन सागर में है। मेकांग नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिरती है। तो इस प्रकार इसका आंसर केवल 2 होगा। उसके बाद देखिए 140 में क्या है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में भूकंप जोन 5 में आते हैं। तो भूकंप जोन 5 वो जोन होते हैं जहां अत्यधिक उच्च तीव्रता वाला क्षेत्र होता है, जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। अत्यधिक उच्च तीव्रता वाला क्षेत्र होते हैं, जैसे कश्मीर है, उत्तरी पूर्व भारत है, अंडमान निकोबार क्षेत्र है। तो ये सब क्या है ना, ये भूकंप जोन 5 में आते हैं। जबकि अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है वो भी जो भूकंप जोन 5 में आते हैं, क्योंकि नेपाल से टच किए रहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि जोन 2 में देखते हैं, जो कम तीव्रता वाला जोन 2 है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जो मिडिल में आते हैं वो जोन 2 में आते हैं, यानी कम तीव्र भूकंप उसमें आते हैं। भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें क्या है कि जो भारतीय परिषद का गठन हुआ था, तो भारतीय परिषद का जो गठन हुआ वह 1857 के सिपाही विद्रोह के पश्चात जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और कंपनी का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, तो भारतीय परिषद का सृजन 15 सदस्य समिति गठित हुई और 1558 के भारत शासन अधिनियम से
गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले बने थे चौथे सदस्य। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 के अधिनियम में। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट में, और इसी में 1 लाख जो है ना व्यय की बात की गई थी। अभी देखिए इसमें अनुसूची में मिलाना है तो राजभाषा किससे संबंधित है 17वीं से, तो 17वीं हो जाएगा 1 का 4। संघ और राज्य के बीच में संबंध क्या है, तो उसका संबंध है 11 में, ठीक है। और भारत के राज्य के भीतर व्यापार जो ट्रेड होते हैं ना वह 13 में, 13 है 2 नंबर। और संघ राज्य के बीच में सेवाएं 14 में आते हैं, तो 14th अनुसूची में 14th जो भाग है। अभी देखिए क्या है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत देखिए 3 सूची का वर्णन किया गया है ना 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में 97 से 100 हो गया, राज्य सूची में 66 से 61 अभी वर्तमान में है, और समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गया। तो चूंकि राज्य सूची जो 66 से 61 हुआ ना 5 कम हुआ, और उस 5 को निकाल करके समवर्ती सूची में 5 जोड़ा गया था, इसलिए 47 से 52 हो गया। और यह कब हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें मापतौल है, वन है, ठीक है, ये सबको ऐड किया गया था। अभी देखिए 144 में शासक है, तो इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड से बनाइए कि पीवी नरसिम्हा राव तो 1991 से 96 शासन किए थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो मात्र 13 दिन के लिए शासन हुए थे 1996 में, तो पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, तो 4-2 देखिए ये कॉम्बिनेशन है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जो है ना चंद्रशेखर आए थे, तो 1-3-4-2। 145 में क्या है कि 15 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और यह जो अनुच्छेद 41 को संदर्भित करता है, जिसमें कहता है कि कुछ मानवीय दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का राज्य उसको प्रेरित करेगी। 147 में क्या है, 46 में संविधान के जो पार्ट 4 है उसमें डीपीएसपी में चुनौती की बात की गई कि 37 में डीपीएसपी का कोई भी 36 से 51 का जो आर्टिकल है उसको राज्य सरकार के अगेंस्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार अपने प्राकृतिक संसाधन के आधार पर ही उसका इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसमें देखिए सन 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम आया था, ठीक है। संघ शासित अंडमान निकोबार कलकत्ता क्षेत्र में आते हैं। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, ठीक है। और इसको के संथानन समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्था नहीं, LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो 1986 में बनी थी ना, ठीक है, उसकी गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 को पास किया गया था। और लास्ट आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों के जो गतिरोध उत्पन्न हो तो उसका संयुक्त बैठक का प्रयास, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन में कभी भी संविधान संशोधन या धन विधेयक आहूत नहीं की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में क्या है ना कि दोनों सदनों का कंबाइंड करके करते हैं, जबकि संविधान संशोधन मेजोरिटी से होना चाहिए, धन विधेयक भी मेजोरिटी से होना चाहिए। इसलिए संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उसमें संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक की आहूत नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और यह 147 में और थोड़ा सा एक लॉजिक बताता हूँ कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो आकस्मिक स्थिति जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जो है ना दोनों पद रिक्त हो जाए तो ऐसी आकस्मिकता में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन को उपबंध करता है, ठीक है। तो इसलिए संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, जो यह उपबंध करता है कि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश अगर उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसके कार्यकाल को संभाल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा जो उस समय उपलब्ध होंगे वह राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। तो 147 का सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।